हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके आया हूं, जिसमें मैं एक्सरसाइज वाइज सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप लोगों को कंटिन्यू बताता रहूंगा। इसका वीडियो डालते रहूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोग कंटिन्यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। क्लास 10 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को चैप्टर में जो भी बेसिक चीजों की जरूरतें होंगी उन सारी चीजों को मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले हम संख्याओं के बारे में जान लें, ताकि जब हम क्वेश्चन बना रहे हो तब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। संख्याएं जो होती है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्याएं और दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप काल्पनिक संख्याओं के बारे में जान सके। मान लेते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है x² + 3 = 0। तो x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू -3। तो x का मान क्या हो जाएगा? √−3। तो इस तरह की संख्याओं का हम मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो संख्या है रूट के अंदर है और माइनस में है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। अब हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका होगा, लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों को एक बार फिर से सारी चीजों को बतला देता हूँ। परिमेय संख्या जो होती है वो ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होगा और p और q पूर्णांक होगा। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं 2 -3 7/9 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 0 जो है ना वो मेरा परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे संख्या 1/0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की संख्याओं को जिसको 0 से डिवाइड करना हो उसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन 0/1 का मान क्या होगा? 0 होगा। तो 0 क्या होगा? मेरा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और वो p/q के फॉर्म में है, जहां पे 0 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे परिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। जहां पे एक संख्या है 1.3 के ऊपर बार, इस संख्या को हम लोग p/q के रूप में चेंज कर सकते, बदल सकते हैं। इसलिए 1.3 के ऊपर बार भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आप लोगों ने इसे कक्षा 9वीं में इसे p/q के रूप में बदलना सीखा होगा, या फिर 1.478 के ऊपर बार है, तो ये भी क्या है? मेरा परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हो, जो बार बार रिपीट हो, उन सारी संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह की संख्याएं मेरा परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्याओं को भी विभिन्न रूपों में बांट दिया गया है। आइए देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं को 4 भागों में बांटा गया। पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। फिर प्राकृत संख्याओं के विभिन्न प्रकार है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यहाँ पे जितने भी प्राकृत संख्याएं थे 1 2 3 4 5 अप टू जहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, उन संख्याओं को सम, विषम, भाज्य, अभाज्य में बांट दिया गया। सम संख्या क्या होती है? जिसे हम 2 से विभाजित कर सके, यानी कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में 2 4 6 8। उसी तरह से विषम संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, 1 3 5 7। अब आ जाते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं और अभाज्य संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या नाम से ही क्लियर है कि जो भाग चला जाए। भाग चला जाए बोलने का मतलब, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। भाज्य संख्या में भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 9। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं वो स्वयं, यानी 4 है तो 4 से और
एक से और स्वयं से विभाजित तो हो रही है, उसके अलावा ये किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित है। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 4 होती है। अब आ जाते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं जो मैंने एग्जाम्पल में लिया है, 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं या 17 ले लेते हैं, तो ये सारी संख्या ऐसी संख्याएं हैं ना जो खुद से डिवाइड होगी या फिर एक से होगी, यानी जो एक और स्वयं से विभाजित हो लेकिन किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटी संख्या है ना वो 2 है और वो सम संख्या, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं में आती है वो सारी विषम संख्या होती है। अब नेक्स्ट है मेरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है ना 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4 ... तो हम बोल सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं में 0 हम ले लेते हैं तो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती है। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है ऋण पूर्णांक और दूसरा धन पूर्णांक। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। ऋण पूर्णांक में कौन सा एग्जाम्पल होगा? जो माइनस साइन के साथ होगा, -4, -3, -2। धन पूर्णांक जो पॉजिटिव होगा, 1, 2, 3। तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक होती है। जो माइनस साइन के साथ होगा वो ऋण पूर्णांक और जो प्लस साइन के साथ होगा वो होगा धन पूर्णांक। यहाँ पे एक संख्या 0 बच रहा है, माइनस साइन तो है, ये प्लस साइन है, एक बच गया 0। तो 0 भी जो है ना वो धन पूर्णांक में ही लिया जाता है, क्योंकि 0 के साथ हम लोग माइनस साइन यूज नहीं करते हैं, तो 0 को भी हम लोग धन पूर्णांक ही मान के चलते हैं। अगला है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, जैसे एग्जाम्पल 2/3, 5/7। ये संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या में जितनी संख्याओं को मैंने आप लोगों को बतलाया वो सारी संख्याएं और उसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। अब अगला है अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर बोल सकते हैं वैसी अभाज्य संख्याएं जो रूट के अंदर हो, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, √2, √3, √5, √17। यहाँ पे जितनी भी संख्या है ना 2, 3, 5, 17, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट। यहाँ पे आप एक संख्या देख रहे होंगे 1.0010001। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 0 के बाद 1 है, फिर 3 0 के बाद 1 है, इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, फिर 4 0 के बाद है। तो इस तरह की संख्याएं जो कभी भी कंप्लीटली पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पाई दिया हुआ है, ये पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। एक्सरसाइज 1 में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ना है, तो मैं उसे भी आप लोगों को बतला देता हूं ताकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना रहे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलता है कि मान लेते हैं कि यदि मेरे पास 2 संख्या a और b है, और यदि a का मान b से बड़ा है, और यदि a का मान b से बड़ा है, तो उसे हम a बराबर bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। a इक्वल टू bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q भागफल होगा, r शेषफल होगा, और r का मान हमेशा 0 से बड़ा उसके बराबर और b से छोटा होगा। एक एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लेते हैं a का मान 8 है और b का मान 3 है। यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है b से बड़ा है, तब 3 से 8 को हम लोग भाग देंगे। 3 से 8, 3 दूना 6, कितने बार में गया? 2 बार में। यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा q, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, मेरे पास था a इक्वल टू bq प्लस r। a कितना है? 8, b कितना है? 3, q कितना है? 2, r कितना है? 2। ये 8 बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 बराबर 8 हो जाएगा। यही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय था, जिसकी मदद से हम लोग
अपने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। एक नंबर है 135 और 225। 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कौन संख्या बड़ी है, यहां पे दोनों में 225 बड़ा है 135 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, चरण वाइज हम लोग बनाते हैं। पहला चरण होगा चरण 1, 225 बड़ा है तो 225 ले लेंगे, 225 बराबर 135। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय पता था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पढ़ा था a = bq + r, a = bq + r। इसी के बेस पे हमें बनाना है। यहाँ पे a क्या है 125, b क्या है 135, हमें q और r निकालना है। तो q और r निकालते हैं यहाँ पे डिवाइड करके। 135 से 225 को भाग देते हैं। 135 से 225 एक बार में जाएगा 135, 5 5 का 0, यहाँ पे आ गया 9, कितना आ गया 90। यानी 135 से एक बार में जाएगा और शेष बचेगा मेरा 90। अब यहाँ पे चरण 2 क्या होगा, चरण 2 में होगा 135 यहाँ पे आ जाएगा 135 बराबर 90 गुना। अब यहाँ 90 से कितने बार में जाएगा, तो 90 से डिवाइड करते हैं। 90 से 135, ये एक बार में जाएगा 90 का 90, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी कि एक बार में जाएगा और शेषफल मेरा क्या बचेगा 45। अब आएंगे तीसरे चरण में, चरण 3, 90 यहाँ पे आ जाएगा बराबर में यहाँ पे आएगा 45, 45 से 90 दो बार में चला जाएगा और शेषफल क्या आएगा मेरे पास 0। हमें क्या करना था, शेषफल 0 लाना था। तो शेषफल 0 आने के बाद हमने देखा कि ये संख्या जो है 45 से अंतिम बार वो विभाजित हो रही है और शेषफल मेरा 0 आ चुका है। तो जिससे ये अंतिम बार विभाजित होती है वह संख्या इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF 135, 225 = 45, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बनाया था। अगला क्वेश्चन अब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 38,220 जो है 196 से बड़ा है। फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, चरण वाइज हम लोग करेंगे। चरण 1 38,220 बराबर 196 गुना, अब 196 से कितने बार जाएगा डिवाइड करते हैं हम लोग। 196 38,220 एक बार में जाएगा 196, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे आ गया 21 को दिया तो 17, 17 में 9 हो गया 8, 2 में गया 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी 196 से जाएगा 9 बार में, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 ने 81 या 5 86, 8 9 के 9 और 8 17। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, 12 में 4 गया
8, यहाँ पे 5 है, 1 दिया 15, 15 में 6 गया 9, 7 में 7 गया 0, 0 आ गया यहाँ पे। अब 196 से ये जाएगा 5 बार में, 5 36 हाथ में 3, 5 और 45 48 हाथ में 4, 5 4 9, यहाँ पे ये 0 आ गया। यानी कि 196 से 195 बार गया और शेषफल मेरा क्या है 0। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, इसलिए HCF मेरा क्या हो जाएगा 196, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255। तो यहाँ पे 867 जो होगा 255 से बड़ा होगा। फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चरण 1 क्या होगा, चरण 1 होगा मेरा 867 बराबर 255 गुना, अभी कितने बार में जाएगा, इसे डिवाइड करते हैं 255 से, 867 255 से 867 जाएगा 3 बार में, 3 से 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 5 15 और 1 16 हाथ में 1 3 2 6 और 1 7। अब यहाँ पे माइनस रहेंगे, ये आएगा 2 0 1, 102 आ गया। मतलब कि ये कितने बार गया 3 बार में और शेषफल क्या बचा मेरे पास 102। अब आते हैं चरण 2। चरण 2 में क्या आ जाएगा 255 यहाँ पे आ जाएगा, 255 बराबर 102 यहाँ पे आएगा। 102 से कितने बार में जाएगा, फिर डिवाइड करते हैं 102 से 255, ये जाएगा 2 बार में। 102 गुना 2 कितना जाएगा 204, माइनस करेंगे कितना आएगा 51 आएगा। ये 2 बार में गया और मेरे पास शेषफल क्या बचा 51। अब यहाँ पे चरण 3 ले लेते हैं। चरण 3 में क्या आएगा 102 यहाँ आ जाएगा, 102 बराबर 51 गुना 51 से कितने बार में जाएगा 2 बार में चला जाएगा। तो मेरे पास शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे मेरा अंतिम शेषफल 0 आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अंतिम शेषफल 0 है, इसलिए HCF बराबर अंतिम बार कितने से गया है 51 से, 51 हो जाएगा मेरा आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कंटिन्यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।